हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो होने वाला है जीएनएम फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का। जैसा कि जानते हैं कि कल आपका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी का भी वीडियो नहीं आ पाया, तो आज हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। यह वीडियो नंबर 25वां है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का जीएनएम फर्स्ट ईयर, और यह आपका चौथा सब्जेक्ट होता है। इससे पहले तीनों सब्जेक्ट का कर दिए हैं। तो चलिए, आज के बहुत अच्छे शॉर्ट प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने है प्रश्न, कहता है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताइए। देखिए, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे, कहे कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताने के लिए। तो चलिए, कौन कौन से रोग हैं और ये सारे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होता है। ज़्यादातर बता दें, विटामिन ए का जो स्रोत होता है वह आपका क्या होता है, गाजर होता है, अंडा होता है, दूध होता है, समझ गए। उसके बाद जो है अंडा, गाजर, दूध, नारंगी कलर का जो सब्जियां होता है वो सब्जी होता है, सोयाबीन होता है। इस सब में जो है आपके विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो स्रोत में इन सारे चीज़ों का नाम लिखिएगा अगर कहीं पूछेगा तो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहला है, देखिए, अब विटामिन ए की कमी से बहुत सारे रोग होता है, उनमें कुछ प्रमुख रोग है जिसको हम लोग देखेंगे। पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं, समझ गए। आँख की रेटिना का रेडियोप्शन तत्व कम प्रकाश में समान ढंग से देखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से इस तत्व का पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, जिससे अंधेरा होते ही व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। इसे ही रात्रि अंधता, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहते हैं। अब देखिए, होता यह है कि आँख का जो हमारा रेटिना होता है, रेटिना में एक रेडोप्सिन तत्व होता है, समझ गए। रेटिना में एक रेडोप्सिन तत्व होता है, और यह तत्व का काम होता है कि कम प्रकाश, यानी अंधेरा में कम प्रकाश रहता है तो कम प्रकाश में भी समान ढंग से देखने में मदद करता है रेडोप्सिन तत्व। लेकिन जैसे ही विटामिन ए की कमी होती है तो यह रेडोप्सिन तत्व की कमी आती है। अब ये तत्व जैसे ही कमता है तो क्या होता है कि व्यक्ति को अंधेरा में, चूँकि कम प्रकाश रहता है, तो उसी कम प्रकाश में व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है या कम दिखाई देता है, और इसे ही रात्रि अंधता, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो मेनली चीज़ें आपको इसमें इस रेडोप्सिन को याद रखना है कि रेडोप्सिन जो है कम प्रकाश में भी देखने में सहायता देता है। लेकिन जैसे ही विटामिन ए की कमी होती है तो व्यक्ति में रेडोप्सिन का कमी होगा, और जैसे ही रेडोप्सिन का कमी होगा तो कोई व्यक्ति अगर कम प्रकाश यानी अंधेरा में जाएगा तो उसे दिखाई नहीं देगा, समझ गए। चलिए, पहला ये हो गया। दूसरा है कंजक्टिवाइटिस। अब कंजक्टिवा का संक्रमण हो जाता है इसमें, समझ गए। अब चूंकि कंजक्टिवा भी हमारा आँख का ही एक भाग है, तो ऐसे में अश्रु स्राव कम होने से कंजक्टिवा का ड्राई, थिक तथा लाल होना विटामिन ए की कमी से हो सकता है। अब होता यह है कि कंजक्टिवा जो होता है यह एक कंजक्टिवा लेयर के रूप में हमारे आँख में होता है, समझ गए। अब यह क्या होता है कि इसमें इन्फ्लामेट हो जाता है, संक्रमण वगैरह हो जाता है, तो वही क्या हो जाता है, हमारा कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। तो एक कंजक्टिवा में प्रॉब्लम विटामिन ए की कमी से भी होता है, क्योंकि विटामिन जो ए होता है, इसके कमी से आँख जो है हमारा ड्राइनेस हो जाता है, सूखा सूखा हो जाता है। अब जैसे ही आँख सूखा सूखा हो जाता है, आँख में नमी नहीं रहता है, तो क्या होता है कि कंजक्टिवा जो है ड्राई हो जाता है, ठीक है। कंजक्टिवा ड्राई और मोटा हो जाता है, और यह विटामिन ए की कमी से होता है, समझ गए। चलिए, ये हो गया। तीसरा है केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया का मतलब होता है कि आँखों का लाल तथा कॉर्निया के अपारदर्शी होने की स्थिति में तथा कॉर्निया में घाव बन जाता है, केरेटोमलेशिया कहलाता है। केरेटोमलेशिया का मतलब है कि जो कॉर्निया होता है वह पारदर्शी होनी चाहिए, जबकि इसमें अपारदर्शी होने की स्थिति में इसमें घाव बन जाता है, और घाव बनने के साथ जो है आँखों में लालिमा आने लगता है और व्यक्ति को जो है दिखाई देना बंद होने लगता है, और यही केरेटोमलेशिया होता है, समझ गए। तो ये जरूर याद रखिएगा कि आँखों का लाल होना, कॉर्निया के अपारदर्शी होने के कंडीशन में कॉर्निया में घाव बन जाता है, और इसी को केरेटोमलेशिया कहते हैं, समझ गए। आगे चलिए,
चौथा है बीट स्पॉट, समझ गए। बीट स्पॉट जो होता है विटामिन ए की कमी से कंजक्टिवा पर तिकोने आकार के हल्के पीले सफ़ेद धब्बे बनना बिटॉट स्पॉट कहलाता है। बिटॉट स्पॉट जो होता है यह भी आपके आँख से संबंधित ही रोग है। अब ये जो विटामिन ए का जैसे ही कमी व्यक्ति में रहता है तो आँख का जो कंजक्टिवा होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, यह एक लेयर के रूप में होता है आँख में। तो ये जो कंजक्टिवा होता है, इस कंजक्टिवा पर एक तिकोने आकार का जो है इस प्रकार से हल्के पीले सफ़ेद रंग का धब्बा बन जाता है, समझ गए। हल्के पीले सफ़ेद रंग का धब्बा बन जाता है और इसी धब्बा को बिटॉट स्पॉट मतलब क्या होता है, धब्बा ही होता है, तो उसी को बिटॉट स्पॉट कहते हैं, समझ गए ना, याद रखिएगा। जाहिर सी बात है विटामिन ए की कमी होगा, कंजक्टिवा पर तिकोने आकार का पीले हल्के जो है पीले सफ़ेद रंग का धब्बे हो जाएगा और उसी को बिटॉट स्पॉट कहते हैं और ये धब्बे प्रॉब्लम करेगा व्यक्ति को, समझ रहे हैं ना। पाँचवा है सूखी त्वचा, आँख भी इसमें सूख जाता है, त्वचा झुर्रीदार और सूखने लगता है। सूखी त्वचा, विटामिन ए की कमी से त्वचा में सफ़ेद ग्रंथियाँ कम काम करती है। श्वेत ग्रंथियाँ मतलब वही श्वेत मतलब समझ रहे हैं ना, स्वीट ग्लैंड कम काम करती है तथा त्वचा सूखी खुरदरार दानेदार चितकबरी हो जाती है। विटामिन ए की जैसे ही कमी होगा तो आपके जो स्वेट ग्लैंड है उसमें कमी आने लगता है और स्वेट ग्लैंड जो है पसीने का सिक्रेशन नहीं करता है। उस कंडीशन में आपका त्वचा सूखी होने लगता है, खुरदरी होने लगता है, दानेदार और चितकबरी हो जाती है। यही आपका जो है क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला 5 रोग मैंने बता दिया। और भी सारे रोग होते हैं जैसे प्रजनन शक्ति का कमज़ोर होना, यह भी विटामिन ए की कमी से होता है, समझ गए। तो ये सारे चीज़ें हैं, मैंने 5 ये बता दिया। छठा लिखना हो तो लिख सकते हैं प्रजनन शक्ति, प्रजनन क्षमता में कमी आना, ये भी लिख सकते हैं छठा रोग में, समझ गए। तो कुल मिलाकर मैंने जो बता दिया आपके सामने में है। मैंने क्या क्या बताया, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी होना, कंजक्टिवाइटिस होना, कंजक्टिवा में समस्या आना, केरेटोमलेशिया यानी कॉर्निया में घाव बनना, समझ गए, लालिमा होना, कॉर्निया के अपारदर्शी होना, ये सब केरेटोमलेशिया में आता है। बिटॉट स्पॉट होता है, ठीक है ना, बिटॉट स्पॉट भी होता है जो आँख में धब्बा बन जाता है सफ़ेद पीले रंग का। सूखी त्वचा यानी जो त्वचा है, स्किन है, वह झुर्रीदार खुरीदार और सूखी हो जाएगा और यह जो है विटामिन ए की कमी से होता है, समझ गए। तो ये विटामिन ए अगर आपको लेना है तो नियमित समय पर अंडा लीजिए, अंडे का सेवन कीजिए, समझ गए। उसके बाद गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, गाजर का सेवन कीजिए, दूध का सेवन कीजिए, समझ गए। उसके बाद जो मूंगफली आता है, मूंगफली का सेवन कीजिए। उसके बाद सोयाबीन जो आता है इसमें भी पाया जाता है, इसका सेवन कीजिए, समझ गए। बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ से विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। नारंगी कलर के जो आपके सब्जियाँ मिलेंगे, कुछ ऐसे सब्जी होते हैं जो नारंगी कलर के होते हैं, वो सब्जी लेंगे तो आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें था जिसको मैंने आपको बता दिया। स्रोत में ज़रूर लिखिएगा, कमी से होने वाला तो रोग ये हो गया। स्रोत अगर पूछेगा तो मैंने बता दिया, लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ऊपर टोटल जो हम लोग देखे हैं, टोटल यहाँ पे इंग्लिश हमने दे रखा है। यह क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर मान गए पूछेगा भी ज़्यादा 10 नंबर में तो कैसे पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि विटामिन्स के वर्गीकरण को बताएं, विटामिन का वर्गीकरण बताएं, ठीक है, वर्गीकरण, समझ रहे हैं चीज़ों को। कहेगा कि विटामिन का वर्गीकरण बताएं और वर्गीकरण हम बता चुके हैं कि विटामिन को 2 प्रकार से जो है वर्गीकृत किया गया है। एक है फैट सोलूबल विटामिन, एक है वाटर सोलूबल विटामिन, मीन्स एक वसा में घुलनशील जिसमें 4 विटामिन को बताए हैं ए डी ई के। उसी प्रकार से जल में घुलनशील मात्र 2 विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन विटामिन बी जो है उसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, समझ गए ना। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, समझ गए, B7, B12। तो इस सब को बारे में आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा वर्गीकरण में, समझ गए। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों को डिस्कस करना है। आगे आपसे पूछेगा
उसके बाद फैट में घुलनशील चारों के बारे में बता देना है, विटामिन ए, डी, ई, के, समझ गए। अब ये दोनों वर्गीकरण लिखने के बाद अगर पूछेगा कि आपसे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करें तो चर्चा कर दीजिएगा, हो गया, 10 नंबर मिल जाएगा। मतलब ये अकेला 10 नंबर में कभी नहीं पूछेगा, ये जोड़ कर पूछेगा क्वेश्चन को, समझ गए। चलिए, ये हो गया यहाँ पे समाप्त। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, परामर्श के तकनीकों का वर्णन करें, डिस्क्राइब टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। या ऐसे पूछ सकता है कि परामर्श में नर्स की भूमिका को बताएं, समझ गए। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछता भी है कि परामर्श में काउंसलिंग में नर्स की क्या क्या भूमिका हो सकती है बताइए, या टेक्निक्स बताइए कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या तकनीक होता है, इसको वर्णन करना है। काउंसलिंग क्या होता है आप लोग को पता है। काउंसलिंग के मतलब होता है कि आपको सही चीज़ें के बारे में जानकारी देना, आपको अच्छे रास्ता दिखाना, आप निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आपको उसमें मदद करना। आप बीमार हैं और आप इस चीज़ को निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए, समझ गए ना। असमंजस की स्थिति होने पर व्यक्ति को एक अच्छी राह दिखाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं परामर्श, समझ गए। परामर्श के लिए क्या क्या जो है एक नर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए, या एक क्या तकनीक होनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए टेक्निक होनी चाहिए, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से एक नर्स को भी जो है क्या क्या जो है परामर्श देने में क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या क्या तकनीक अपनानी चाहिए, चलिए देखते हैं। मरीज की सुरक्षित व स्वास्थ्यवर्धक वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब एक नर्स का ये दायित्व बनता है कि वह परामर्श में एक जो भी मरीज आए, जो भी रोगी आए, जो भी पेशेंट आए, चूँकि हेल्थ के सेक्टर में है, नर्स के सामने कोई मरीज ही आएगा ना, तो कोई भी मरीज आए तो उसको परामर्श देने से पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक सुरक्षित और उसके स्वास्थ्य के हिसाब से वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। फर्स्ट पॉइंट, ओके। अब ऐसा जो मैं पॉइंट बताऊंगा आगे आगे, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम लाइन बाय लाइन रटना है, समझ गए। बस समझना है, समझने की फेरी होती है। इस सब चीज़ों को समझ जाते हैं तो आराम से लिख पाएंगे। ये हो गया। उसके बाद है, चोटिल व्यक्ति बिना कोई समय गंवाए तुरंत उपचार प्रारंभ करे ताकि कोई अन्य जटिलता न हो। अगर कोई काउंसलिंग के लिए आपके पास कोई चोटिल व्यक्ति आ गया है, जिसको चोट लग गया है, तो उसको बिना किसी टाइम को लैप्स किए हुए आप उसका जो है प्रारंभ करें उसका उपचार, समझ गए। आगे है, कोई संक्रामक इन्फेक्शन समस्या से ग्रसित कोई जो है मरीज है, तो उसको संक्रमण प्रसार को रोकने हेतु सभी प्रिकॉशन रखे जाए। मतलब संक्रमण को रोकने हेतु मरीजों को सभी प्रकार के प्रिस्क्रिप्शन बचाव को रखना चाहिए। देखभाल के दौरान मरीज के वाइटल साइन की नियमित मॉनिटरिंग करें। काउंसिल जब करे तो मरीज को जो है एकदम स्वतंत्र रखे, समझ गए। उसको अपने प्रश्न को पूछने दे, आप जो है उसके प्रश्न को जो है शीघ्रता से और बहुत ही अच्छे से जवाब दे, उसको मन में विश्वास पैदा करे। तो काउंसलिंग में यही सारे चीज़ होता है। सामने मरीज बैठा है, आप उसका काउंसलिंग में कैसे मदद करेंगे, इसी चीज़ को जो है आपको लिखना है। साथ में उसको हो सकता है मरीज है तो उसको बीमारी भी हो सकता है कुछ, तो उसको सब चीज़ पूछ कर उसका बीमारी का भी जो है देखभाल कर सकते हैं। तो वही कहता है, जो जैविक साइन होता है, वाइटल साइन, उसका नियमित मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। मरीज को रिकवरी होने पर पुनः अपने रोज़मर्रा के कार्य ADL समझ गए करने में सहयोग करें। अब जब मरीज रिकवरी हो जाए तो उसको पुनः जो है अपने दिनचर्या को चलाने में उससे सहयोग करना चाहिए काउंसलिंग के माध्यम से। स्वास्थ्य देखभाल के मरीज व मरीजनों को स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान करें। काउंसलिंग के दौरान आप मरीज को स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा, मरीज को और उसके परिजनों को भी स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, चिकित्सक निर्देशों की अनुपालन करें। डॉक्टर के जो भी निर्देश है उसका पालन करेंगे। परिजनों को मरीज की घर पर देखभाल करने हेतु उपयुक्त सलाह दे व बीमारी के डायग्नोसिस उपरांत जो है कोप करने में मदद करे, समझ गए।
परिजन को जब आप काउंसलिंग करते हैं तो उस समय ये सलाह देना चाहिए कि जो है मरीज को देखभाल घर पर उपयुक्त तरीके से करें और घर पर कैसे जो है इसका देखभाल करना है इसका जो है हम लोग उसे मदद करते हैं। मरीज को सामाजिक सांस्कृतिक विश्वासों मान्यताओं का ध्यान रखें। काउंसलिंग करने में जो भी मरीज आए तो उसके सामाजिक और उसके सांस्कृतिक रूप से क्या मान्यता है, क्या विश्वास है, इसका ध्यान रखना चाहिए। समझ गए। आगे है, कहता है स्थिति गंभीर होने पर तुरंत उच्च केंद्र रेफर करने की व्यवस्था करें। अगर आप जिस पेशेंट का काउंसलिंग कर रहे हैं अगर उसको और ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा गंभीर हो स्थिति तो उससे उच्च केंद्र हायर सेंटर पर रेफर करना चाहिए। मरीज के सभी जो है चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। समझ गए। धार्मिक रीति रिवाजों का ठेस न पहुँचे काउंसलिंग के माध्यम से, इस चीज़ों को ध्यान में रखें। विषय वस्तु काउंसलिंग करने से पहले विषय वस्तु का चयन कर लेना चाहिए ताकि उस विषय वस्तु पर अच्छा से डिस्कस हो। समझ गए। उसके बाद मरीज से जो है स्वतंत्र रूप से सवाल जवाब करने के लिए स्वतंत्र करना चाहिए। उसके सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब देना चाहिए। ये सब काउंसलिंग में आप आराम से लिख सकते हैं। ये सब तकनीक होता है या कहा जाए तो नर्स की भूमिका होती है। समझ गए। तो ये चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। आप जो मैंने बोला और जो लिखा है सबको आपको सुनिए और लिखिए। समझ गए। कोई बड़ी बात नहीं है। अब रह गई बात, यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप इसको इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। यहाँ पे टोटल इंग्लिश भी दे रखा है। अब आगे हम चलते हैं। एक और अच्छा प्रश्न है फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। समझ गए। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, खाद्य संरक्षण के बारे में लघु नोट लिखना है। खाद्य सुरक्षा, इसी को कहिए खाद्य सुरक्षा या खाद्य संरक्षण। खाद्य पदार्थों का कैसे हम जो है सुरक्षित रखेंगे, इसी को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। समझ गए। खाद्य फूड प्रिजर्वेशन। चलिए फूड प्रिजर्वेशन के बारे में देखते हैं। खाद्य संरक्षण एक विज्ञान है जिसमें अलग अलग विधियों व तकनीकों का प्रयोग करके भोजन को सड़ने गलने से बचाया जा सकता है। अब देखिए, खाद्य संरक्षण का मतलब होता है कि जो भोजन होता है ना, या जो भोजन के सामग्री होता है उसको सड़ने गलने और बर्बाद होने से, खराब होने से बचाने का एक जो है विधि है, जो ये विधि में अपनाया जाता है और उसी को खाद्य संरक्षण कहते हैं। खाद्य संरक्षण फूड प्रिजर्वेशन एक प्रकार का अलग साइंस है, विज्ञान है, जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे अलग अलग विधियों से, तकनीकों को अपनाकर प्रयोग करके हम भोजन को सड़ने गलने और ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो इसी चीज़ को खाद्य संरक्षण फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, खाद्य संरक्षण के द्वारा, फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा भोजन को 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह या पूरा माह तक संरक्षित रख सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, जिसको फ्रिज बोलते हैं, उसमें आप भोजन को, जो भोजन खुला में रखने पर जो है 1 दिन नहीं टिकेगा, आप उसको फ्रिज में 2-2 दिन, 3-3 दिन तक रख लेते हैं ना, और ख़राब नहीं होता है। तो वही एक प्रकार का वो विधि जो है आपके क्या हो जाता है, खाद्य संरक्षण का एक विधि ही हो गया रेफ्रिजरेटर। समझ गए। तो इसी प्रकार से अनेकों तरीके हैं जिसको बताएंगे। अभी समझिए फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है। तो फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा आप 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह या पूरा माह संरक्षित करके भोजन और उसके सामग्री को रख सकते हैं। भोजन सामग्री यानी भोजन संरक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का क्या जो है आपको प्रिंसिपल होनी चाहिए। यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं होगा। समझ गए। प्रिजर्वेशन होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन जो होता है, भोजन संरक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। सिद्धांत के मतलब क्या होता है कि भोजन संरक्षण में किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, वही सिद्धांत हो जाता है। तो चलिए देखेंगे किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। जो जहाँ तक संभव हो सूक्ष्म जीवों को भोजन में प्रवेश करने से बचाए। अब देखिए भोजन कैसे खराब होता है। तो भोजन खराब हो जाने का मतलब होता है कि उसमें सूक्ष्म जीव का मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो जाना या प्रवेश कर जाना। तो सबसे पहला पॉइंट होता है भोजन को अच्छा से रखने के लिए सूक्ष्म जीवों को जो है भोजन में प्रवेश करने से बचाना चाहिए। ओके। भोजन में नमक, सिरका, तेल इत्यादि के प्रयोग से भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सकता है। भोजन में हम लोग नमक रखते हैं, तेल रखते हैं, ये सब क्या करता है कि भोजन को हमें सूक्ष्म जीवों से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उससे बचाता है। समझ गए।
भोजन को नमी हटाकर, मतलब भोजन को नमी हटाकर इसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोका जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सब्जियों, फलों, दूध, अनाज, दालों को सुखाकर रखना। अब आप लोग को पता होगा कि जैसे जो दाल होता है बनाने वाला, उसमें देखिएगा अगर उसे थोड़ा आप भिगा कर रख दीजिए तो वह ख़राब हो जाएगा, उसमें भुआ भुआ टाइप से लग जाएगा, उसमें सूक्ष्म जीव आ जाएगा। लेकिन वही दाल को अगर आप सुखा के रखते हैं तो कई महीनों तक चलता है। अगर आप भोजन बना लिए हैं दाल, तो देखिएगा गर्मी के दिन में सबसे जल्दी दाल ही ख़राब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दाल में ज़्यादा नमी रहता है और नमी वाला चीज़ जो है जल्दी ख़राब हो जाता है, समझ गए? तो इस चीज़ को नमी बचा कर रखना चाहिए भोजन वाले सामान को। उसके बाद है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारकर। अब रही बात सब्जी की, आप कहेंगे सब्जी तो उतना जल्दी नहीं ख़राब होता है, सब्जी में भी तो नमी होता है, तरी होता है, समझ गए, ग्रेवी होता है, तो उसमें इसलिए नहीं ख़राब होता है क्योंकि उसमें मिर्च, मसाले और तेल का भरपूर मात्रा होता है, इसलिए वो जल्दी उतना नहीं जल्दी ख़राब होता है जितना दाल जल्दी ख़राब हो जाएगा, समझ गए ना। सूक्ष्म जीवों को मारकर व एंजाइम को ख़त्म कर भोजन को सुरक्षित किया जा सकता है। इसके दो तरीके हैं, उबालना, पाश्चीकरण। अगर आप भोजन को चाहते हैं ज़्यादा दिन तक रहे तो आप भोजन को वैसे सामग्री उसको उबाल दीजिए, उसको पाश्चराइज कर दीजिए तो वह ज़्यादा दिन तक रहेगा, क्योंकि ये करने पर उसमें का जीवाणु नष्ट हो जाएगा और जब जीवाणु नष्ट हो जाएगा तो भोजन सुरक्षित रहता है, समझ गए। आगे है भोजन को रेफ्रिजरेशन में करके, मतलब फ्रिज में 1 से लेकर 6 डिग्री तापमान पर आप स्टोर करके चीज़ों को रखेंगे तो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि और एंजाइम की प्रक्रिया रुक जाता है और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाता है कम तापमान पर। इस कारण से जो है रेफ्रिजरेटर का जो सामान है जल्दी सड़ता गलता नहीं है। तो वो तो हो गया सिद्धांत कि कैसे कैसे हम जो है भोजन संरक्षण को करेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, तो वो सारा सिद्धांत हो गया। रही बात इसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या इसके लाभ हैं फूड प्रिजर्वेशन के। भोजन के लंबी अवधि तक उपलब्धता, समझ गए। अगर भोजन आप संरक्षण करते हैं, इसको बचा के रखते हैं तो इसका क्या लाभ होगा? सबसे पहला लाभ ये होगा कि भोजन लंबे समय तक उपलब्ध रहेगा, सही रहेगा, समझ गए। आगे है देखिएगा, संरक्षित भोजन को अन्य मौसम में भी प्रयोग किया जा सकता है। देखते होइएगा कि लोग गांव में सुखड़ी बनाता है, ठीक है, सुखड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, गोभी का या अलग अलग चीज़ों का सुखड़ी बनता है। देखते होइएगा कि गोभी के टाइम में लोग उसको सुखा के रखता है, एकदम सुखा के उसको एकदम चिमर टाइट कर देता है और उसका किसी डिब्बा उब्बा में रख देगा और उसका उपयोग करेगा कब? बरसात के समय में ज़्यादा उपयोग करेगा जब सब्जी महंगा हो जाता है, तो आलू के साथ या किसी चीज़ के साथ। तो वह सुखाना एक प्रकार के क्या हो गया? फूड प्रिजर्वेशन हो गया। सुखाने पर जैसे ही धूप की रोशनी लगता है और उसको कई दिनों तक सुखाया जाता है, तो जैसे ही धूप की रोशनी में कई दिनों तक सामान को रखते हैं तो उसमें का जो भी सूक्ष्म जीव है ख़त्म हो जाता है और वह सामान जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और वह लंबे समय तक रह जाता है। लेकिन आप सीधा गोभी को कहिए कि हम इसको 5 महीना रख लेंगे, एकदम ताज़े गोभी को, हरा गोभी को अगर चाहिए 5 महीना रख लीजिए, रहेगा, 2-4 दिन में गल जाता है। तो वही बातें होता है, समझ गए। चलिए, भोजन में विविधता संभव, अचार, पापड़, चटनी, शरबत, मुरब्बा आदि, और ये सब सामान है। देखते होइएगा, अचार हो, पापड़ हो, चटनी हो, मुरब्बा हो, ये सबको बनाकर ये आज बनाए और 2-2, 3-3 महीना तक रह जाता है। कैसे रह जाता है? तो यही भोजन में विविधता जो है संभव होता है खाद्य परिरक्षण से। प्राकृतिक विपदा के समय प्रयोग संभव। अब भोजन को बचा के रखेंगे इसके द्वारा, तो जब समय कोई विपद आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो उस समय इसका प्रयोग करेंगे, समझ गए। आगे चलिए, भोजन के सुरक्षित लाभ, सुरक्षित लाने ले जाने में आसानी, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ आदि। अब जो होता है, जो भोजन को खाद्य परिरक्षण के तहत जो है जिसे सुरक्षित किया जाता है, तो उस भोजन को छोटे छोटे डिब्बों में या किसी चीज़ में बांध कर एक जगह रखते हैं, तो ले जाने ले आने में जो है क्या होता है, आसानी होता है, सुरक्षित होता है। और भोजन खाद्य सुरक्षा से व्यक्ति को अच्छे भोजन भी मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है, तो बहुतों लाभ हो सकता है। बीमारी दूर भागता है, संक्रमण व्यक्ति में नहीं होता है, क्योंकि अगर गड़बड़ खाना खाइएगा, गड़बड़ सामान बनाइएगा तो संक्रमण होगा, बीमारी होगा। उसी प्रकार से भोजन को सुरक्षित रख के बीमारी से भी बच सकते हैं, अनेकों बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है।
तो ये सारा के सारा नीचे टोटल इंग्लिश भी हम दे रखे हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन बता दिए, उसका सिद्धांत और लाभ भी बता दिए। बाकी इसका एक विधि आपसे पूछ सकता है कि खाद्य परिरक्षण को कितने विधि से, कौन कौन विधि के द्वारा हम सुरक्षित रख सकते हैं खाद्य पदार्थों को, तो उसको आगे करेंगे वीडियो में। वह बड़ा वीडियो है तो उसको आप लोग देखिएगा। बाकी खाद्य परिरक्षण अगर आपसे फूड प्रिजर्वेशन पूछेगा तो 5 नंबर में यह इतना काफ़ी था, बता दिए। समझ गए। अब हम आपसे विदा लेते हैं। यह तीनों प्रश्न को आप अच्छे से समझिए और हम विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।